नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो को लेकर आता हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर एक सरकारी नौकरी से के नाम से प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक करके आप एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी अपने योग्यता के अनुसार पा सकते हैं। तो साथियों, आज भी मैं कुछ सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपको इस वीडियो में सामान्य अध्ययन के लगभग 115 प्रश्न मिलने वाले हैं, जो कुछ हल्के भी हैं तथा कुछ इम्पोर्टेंट भी हैं, कुछ भारी भी हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहली वैकेंसी निकली हुई है भारतीय तटरक्षक बल द्वारा सामान्य 65 सामान्य ड्यूटी, जनरल ड्यूटी, पायलट नेविगेटर, वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस के तकनीकी पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है वर्ष 2022 में। पद का नाम है सामान्य ड्यूटी अर्थात जनरल ड्यूटी, पायलट नेविगेटर, वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस और तकनीकी। इसके लिए कुल पदों की संख्या है 65। इसके लिए शैक्षिक योग्यता है 12वीं पास और स्नातक पास। आयु सीमा, आवेदक की आयु सीमा, अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। वेतनमान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपके वेतनमान का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के स्तर 10 के अनुसार होगा, जिसमें बेसिक की शुरुआत 56,100 से होगी। इसके अलावा आपको महंगाई भत्ता, हाउस रेंट, चिल्ड्रन अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस तथा अन्य भत्ताएं भी यहाँ पर दिए जाते हैं। इस प्रकार आपका यहाँ पर बम्पर वेतन मिलने वाला है। कार्य करने का स्थान पूरे भारतवर्ष में है। आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 250 रुपये देना होगा, जबकि अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है, वे फ्री में इसको भर सकते हैं। आवेदन कैसे करें? इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट www.joinindiancoastguard.gov.in इस पर जाकर आप विस्तार से अध्ययन करके अपने शैक्षिक योग्यता को चेक कर निश्चित रूप से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत हो जाएगी 18 फरवरी 2022 से, जो रहेगी 28 फरवरी 2022 तक, अर्थात अंतिम तिथि है 28 फरवरी 2022 ऑनलाइन आवेदन करने की। चयन की प्रक्रिया चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। आवेदन की शुरुआत हो जाएगी 18 फरवरी 2022 को तथा ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 28 फरवरी। तो साथियों, रहा पहली वैकेंसी के बारे में जानकारी। अब दूसरी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी वैकेंसी निकली हुई है महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग अर्थात महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 212 लाइव स्टॉक विकास अधिकारी के पद की रिक्तियों की भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है, वर्ष 2022 में हुआ है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 12/2022। विज्ञापन संख्या है 12/2022। पद का नाम है लाइफ स्टॉक विकास अधिकारी। कुल पदों की संख्या 212। वेतनमान देख लेते हैं। अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको 7वें वेतन आयोग के S20 लेवल के अनुसार आपका वेतन का निर्धारण होगा। इसमें बम्पर वेतन मिलने वाला है। वेतनमान 56,100 से इसकी बेसिक की शुरुआत होगी, जो बढ़कर 1,77,500 तक हो जाएगी। या बेसिक है। इसके अलावा महंगाई भत्ता, हाउस रेंट, चिल्ड्रन अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस और अन्य भत्ते भी मिलने वाले हैं। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।
वेटनरी या पशुपालन में, वेटनरी साइंस में या पशुपालन में स्नातक की डिग्री वेटनरी और पशुपालन में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आगे देख ले, आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, अगर आपकी ड्यूटी इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर महाराष्ट्र राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क, ओपन कैटेगरी अर्थात सामान्य कैटेगरी के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 394 रुपया, जबकि आरक्षित श्रेणी और अनाथों के लिए 294 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। आरक्षित श्रेणी में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, विकलांग आते हैं। आवेदन कैसे करें? योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार इनके वेबसाइट www.mahampsc.mahaonline.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस पर जाकर आप विस्तार से इस नियुक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद ही इन पदों के लिए आवेदन करिए। अगर आपके पास शैक्षिक योग्यता है इस प्रकार का तो आप निश्चित रूप से आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन प्रारंभिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, मुख्य परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर होगा। अर्थात पहले पीटी होता है, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं इस नियुक्ति से संबंधित। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए इसके लिए अंतिम तिथि रहेगी 7 मार्च 2022। तो साथियों, रहा दूसरी वैकेंसी। अब तीसरी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने 22 वैज्ञानिक बी रिक्ति 2021 की है के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। पद का नाम है वैज्ञानिक बी। कुल पदों की संख्या 22 है। इसमें वेतनमान के रूप में आपको वेतनमान 7वें वेतन आयोग के लेवल 10 के अनुसार वेतनमान का निर्धारण होगा, जिसमें बेसिक की शुरुआत बम्पर 90,000 से होगी और इसके अलावा महंगाई भत्ता, हाउस रेंट, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस भी मिलेंगे। इस प्रकार यहाँ पर बम्पर वेतन मिलने वाला है। लेकिन शैक्षिक योग्यता भी बम्पर है। यहाँ पर शैक्षिक योग्यता के रूप में इंजीनियरिंग में BA और BTech की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो भी इंजीनियरिंग किए हैं, BE किए हैं, BTech किए हैं, वह इस पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आयु सीमा, न्यूनतम आयु आवेदक की 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष तक होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो कार्य करने का सुअवसर नई दिल्ली में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क विज्ञापन के अनुसार है। आवेदन कैसे करें? ऑनलाइन करना है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसके वेबसाइट https://www.bis.gov.in पर जाकर विस्तार से इस नियुक्ति के बारे में, इस वैकेंसी के बारे में अध्ययन कर लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद ही इन पदों के लिए आवेदन करिए, यदि आपके पास शैक्षिक योग्यता इस प्रकार का मौजूद है। चयन की प्रक्रिया, चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा, कोई रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है। चयन शैक्षिक इंटरव्यू होगा, लेकिन चयन में शैक्षिक योग्यता देखा जाए और गेट का स्कोर भी देखा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 24 फरवरी 2022। साथियों, चौथी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चौथी वैकेंसी अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा निकली हुई है। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 77 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है वर्ष 2022 में। पद का नाम है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अर्थात PGT। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 77 है। वेतनमान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपका वेतनमान का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 8 के अनुसार होगा, जिसमें बेसिक की शुरुआत 47,600 से होगी तथा बेसिक बढ़कर 1,51,000 हो जाएगा। इसके अलावा आपको महंगाई भत्ता, हाउस रेंट, चिल्ड्रन अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस तथा अन्य भाते भी मिलने वाले हैं। इस प्रकार आपको यहाँ पर काफ़ी बम्पर वेतन मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता, आपके पास
शैक्षिक योग्यता के रूप में स्नातकोत्तर की डिग्री अर्थात पीजी की डिग्री होनी चाहिए, साथ साथ में बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। आयु सीमा देख लेते हैं। आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर अरुणाचल प्रदेश में प्राप्त होगा। आप वहाँ पर कार्य करते करते अरुणाचल प्रदेश के खूब वादियों का आनंद ले सकते हैं। आइए देख लेते हैं आवेदन शुल्क कितना देना है। इसमें अन्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 200 रुपया देना है, जबकि आरक्षित कोटि अर्थात शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, महिला, विकलांग कोटि के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 150 रुपया देना होगा। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इसके वेबसाइट www.appsc.gov इनके माध्यम से 3 फरवरी 2022 से 11 मार्च 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसके वेबसाइट पर जाकर विस्तार से शैक्षिक योग्यता, आवेदन शुल्क, परीक्षा संबंधित जानकारी को अवश्य देख लें। उसके पश्चात ही अपने को संतुष्ट होने के बाद इन पदों के लिए निश्चित रूप से आवेदन करें। यह काफ़ी अच्छा टीचिंग का पद है। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा तथा इंटरव्यू के आधार पर होगा। आपको रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू भी देना होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो जाएगी 3 फरवरी 2022 से हो गई है तथा ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 11 मार्च 2022 तक। तो ये रहा चौथी वैकेंसी के बारे में जानकारी। अब 5वीं वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर्स, सहायक ग्रेड 3 के लिए के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है वर्ष 2022 में। पद का नाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर और सहायक ग्रेड 3, ये पद के नाम है। कुल पदों की संख्या 95 है। वेतनमान की शुरुआत 5200 से होगी, जो बढ़कर 20,200 तक होगा। ये बेसिक वेतन होगा। शैक्षणिक योग्यता में आवेदक के पास स्नातक डिग्री तथा स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए तथा शॉर्ट एंड टाइप के लिए शॉर्ट एंड टाइप का भी सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि वैकेंसी छत्तीसगढ़ से निकली हुई है, अतः अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर छत्तीसगढ़ राज्य में ही प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में समान कोटि के आवेदक को आवेदन शुल्क के रूप में 350 रुपया, जबकि ओबीसी उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 250 रुपया। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, विकलांगों के लिए 200 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। आवेदन कैसे करें? इच्छुक उम्मीदवार छत्तीसगढ़ सीजी के छत्तीसगढ़ व्यापम के वेबसाइट यह है https://छत्तीसगढ़-cg-vyapam.choice.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपसे मैं आग्रह करूंगा इस वेबसाइट पर जाकर आप विस्तार से इस वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। अपने को संतुष्ट होने पर ही, और आपके पास अगर शैक्षिक योग्यता है तो आप निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन कीजिए। चयन की प्रक्रिया देख लेते हैं। चयन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा पर आधारित होगा, अर्थात CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं इस नियुक्ति से संबंधित। इस विभाग में आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है 14 फरवरी से शुरू हो गई है, 14 फरवरी 2022 से, जबकि इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि है 8 मार्च 2022 होगा, 20 नहीं होगा, 2022 होगा। साथियों, हम सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान के बारे में 115 क्वेश्चन यहाँ देखेंगे।
मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसको एक कॉपी में नोट करते जाइए ताकि आपको पास प्रश्नों का प्रश्न बैंक बन जाए और आप उसको बार बार रिवीजन करके आप परीक्षा में सामान्य अध्ययन सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को अच्छा आसानी से हल कर सकें। तो चलिए बिना देर किए इसे भी शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर है वर्ष 1993 में। मिलिंद पन्नो पाठ किससे संबंधित है? जैसा कि आप जानते भी हैं यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध गुरु नगासेन का इसमें वार्तालाप है। क्वेश्चन आंसर का वार्तालाप इसमें संग्रह किया गया है। आगे देख लिया, भारत के किस राज्य में जवानी और सेवारायन पहाड़ियाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु राज्य में। आगे देख लेते हैं, टिटनस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसमें है तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम, इसे अफेक्टेड होता है। टिटनस में बॉडी धनुष आकार का हो जाता है, धनुष के आकार का हो जाता है। इसे हिंदी में धनुष टंकार भी बोलते हैं इस बीमारी को। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना लीटर औसतन रक्त होता है? ये 5 से 6 लीटर होता है। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है किडनी के द्वारा किया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी कहाँ अवस्थित होती है? यह मस्तिष्क में अवस्थित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत है, लीवर है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग और वेस्ट ने की थी इंसुलिन की खोज। वस्तु का प्रतिबिंब आंखों में कहाँ बनता है? यह रेटिना पर बनता है। नेत्रदान में किस भाग को दान किया जाता है? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लीजिए। कर्निया को किया जाता है दान। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? राज्य सरकार पर। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? राज्य के राज्यपाल के शासन से। वहाँ का शासन राज्यपाल के अंतर्गत चला जाता है। राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है अर्थात लगाता है? यह अनुच्छेद होगा 356 के अनुसार भारतीय संविधान के। आगे देख लेते हैं, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन सा होता है? जैसा कि आप जानते भी हैं भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन उपाध्यक्ष होता है। भारतीय संविधान में किसको हटाने की व्यवस्था नहीं प्रदान की गई है? राज्यपाल को कैसे हटाया जाए इसकी व्यवस्था नहीं की गई है। कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? यह संसद में महाभियोग लाकर हटाया जा सकता है। दोनों संसद में लोकसभा और राज्यसभा में पारित कराकर ही इसे हटाया जा सकता है। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 में हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 21, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो इसका सही आंसर है संसद सत्र शुरू होने पर दोनों का संयुक्त बैठक होता है। कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है? इसके लिए केवल नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन केवल राज्यसभा में पहले शुरू करता है राज्यसभा। राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यकाल का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? अधिकतम ये 6 महीना तक ही कर सकते हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव करना जरूरी है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? जैसा कि आप जानते हैं पेट्रोलियम औषधि चट्टानों में पाया जाता है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो इसका सही जवाब है 26 नवंबर
1949 को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है? यह लिखा है कि हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं तथा स्वयं को प्रदान करते हैं। और विस्तार में लिखा हुआ है यहाँ पर। बिक्री कर कौन लगाता है? बिक्री कर राज्य सरकार लगाता है। भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन सा होता है? जैसे आप जानते हैं कि राष्ट्रपति इसका होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर इस तरह की संयुक्त दोनों सदनों की बैठक हो रही है तो उसकी लोकसभा की अध्यक्ष ही अध्यक्षता करेगा। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष है। किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है? अर्थात कोई राजनीतिक दल है, उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता चाहिए तो उसको क्या उसके पास योग्यता होना चाहिए? यदि उसे 4 या 4 से अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो तो वह राष्ट्रीय दल बन सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है, अर्थात अधिकार दिया गया है? यह अनुच्छेद 368 में के अनुसार। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? यह 65 वर्ष है। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? यह जम्मू और कश्मीर पर ही लागू होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है स्वतंत्रता। इसमें 6 स्वतंत्रता हैं। बोलने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, इसी में सब वर्णित है। 6 स्वतंत्रता यहाँ पर हैं संविधान के अनुच्छेद 19 में। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? संसद और राज्य विधानमंडल के चयनित सदस्य। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह देता है? प्रधानमंत्री की। अद्वितीय विधेयक को राष्ट्रपति कितने बार लौटा सकता है? केवल 1 बार। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है? समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। किस संवैधानिक संशोधन बिल के द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ये 61वां संविधान संशोधन था, इसके अनुसार कर दिया गया था। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? इसका सही जवाब है सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्तावित होने पर। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। संसद द्वारा किया जा सकता है, अकेली संसद द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? यह संविधान का आर्टिकल 85। भारत का संविधान कितने वर्ष को लागू हुआ था? किस वर्ष को लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, जैसा कि सभी जानते ही हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश का क्या उद्देश्य है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का। रूलेट अधिनियम एक किस वर्ष में पारित हुआ था? जैसा कि आप जानते हैं वर्ष 1919 में पारित हुआ था। यह किस अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया था? ये 1909 का जो अधिनियम था उसके द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे देते हैं? सही आंसर है राष्ट्रपति को देते हैं। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? ये 56वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अनुसार गोवा राज्य का निर्माण हुआ था। आर्थिक प्रतिवर्ष सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यह वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है।
वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या में भेजता है वह कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र से दूसरे नंबर पर, एक नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है वह कौन है? इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहते हैं, जबकि राष्ट्रपति में यहाँ पर विधानसभा के भी सदस्य जुड़ जाते हैं। फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 55, कौन सा कर केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? भूकर जो है स्टेट सरकार का कर है। ये लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक कब होती है? ये पहले भी देख चुके हैं क्वेश्चन संसद सत्र के शुरू होने पर। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? तृतीय सेक्टर से। प्रथम सेक्टर में कृषि है। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? एक बिल जिस पर दोनों संसद राजी नहीं हो उस पर ही दोनों पर संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है? इंडिया लिखा हुआ है। संविधान हिंद में कितने किस्म के इमरजेंसी संविधान में कितने किस्म की इमरजेंसियाँ मौजूद हैं? इमरजेंसी 3 तरह की है। भारतीय संविधान को आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है ये। विश्व के सभी संविधानों का सारांश इसमें डाला गया है। अमेरिका से लिया गया है, फ्रांस से लिया है गणतंत्र, अमेरिका से राष्ट्रपति चुनाव, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया हुआ है। इस प्रकार यह विश्व के प्रमुख संविधानों का निचोड़ यह है। भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल हैं? तो देख ही चुके हैं, 3 तरह के हैं। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार किसको होता है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को। महालेखा नियंत्रक, महान्यायवादी और संसद, इनमें से संविधान के 5वें भाग में वर्णन किसका मिलता है? सभी का है। इसमें भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का संयोजन का उद्देश्य क्या है? इससे संबंधित पहले भी प्रश्न आ चुका है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? धन विधेयक को पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत में राज्य विधायिका बनती है गवर्नर, विधानसभा, विधान परिषद, अगर जहाँ पर है सब तीनों से मिलकर। अगर जहाँ विधान परिषद नहीं है वहाँ पर गवर्नर और विधानसभा को मिलकर विधायिका बनती है, राज्य विधायिका। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? यह अनुच्छेद 85। संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? 6 वर्ष। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है अकेली संसद द्वारा। भारतीय संविधान के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे क्या थे? विभिन्न प्रदेशों के विधानसभाओं से चयनित थे। भारतीय संघ तथा अमेरिकन संघ दोनों का सामान्य लक्षण कौन सा है? दोनों में सिमिलरिटी क्या है? संविधान की व्याख्या करने वाले संघीय सुप्रीम कोर्ट है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट का कंसेप्ट जो है अमेरिकन संविधान से ही लिया गया है। राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्तियाँ क्या है? अध्यादेश जारी करना। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी फैक्ट्री या खान या अन्य कोई जोखिमपूर्ण रोजगार कार्य नहीं करेगा? यह भारत के 24 अनुच्छेद में लिखा हुआ है। संविधान की चौथी अनुसूची किसका वर्णन है? इसमें चौथी अनुसूची में है राज्यों संघीय क्षेत्रों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में।
76 संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? ये यूएसए से लिया गया है समानता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है? लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आस्थान के बारे में वर्णन है 330। कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? यह है संविधान संशोधन संबंधी बिल। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं को शामिल किया गया। पहले 14 भाषा थी, फिर 18 हुई, फिर अभी 22 हैं। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 51A में है। संविधान के 42वें संशोधन में क्या जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्षता। संविधान के निर्माण में कौन सा दल शामिल नहीं था? हिंदू महासभा। कौन सा कार्य राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं? राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व को घोषित करना है तो राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? पहले राज्यसभा के द्वारा इसमें पेश किया जाता है संकल्प। पंचायती राज से संबंधित संविधान के 73वें संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति किस समिति ने प्रकट की? संयुक्त संसदीय समिति इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान के प्रमुख मुख्य प्रस्तावना क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया गया है? यह अनुच्छेद 368 है। इसी के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। संविधान में संशोधन किसके द्वारा नहीं किए जा सकते हैं? जनमत संग्रह से नहीं किए जा सकते हैं। राज्यसभा के अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्यों में कौन नहीं था? इसमें महात्मा गांधी नहीं थे। सबसे लंबे लिखित संविधान वाला कौन सा देश है? भारत है। 2 या 2 से अधिक राज्य एवं संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? संसद द्वारा कानून बनाकर। कौन सा भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? BN राव। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। 31 अक्टूबर 1947 को जब भारत की संविधान सभा पुनर्गठित हुई तब घटी हुई सदस्य संख्या कितनी थी? 299। इसके पहले ज़्यादा संख्या थी। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? संसद है सक्षम। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा पहले भी जान सकते हैं 30 वर्ष है, जबकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानसभा के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? बेरोजगारी मुकदमा में यह बनाया गया था। उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए फैसले पर पुनर्लोकन किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करता है? यह है अनुच्छेद 137 के तहत न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार उसे प्राप्त है। फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? यह पहले भी मिल चुका है, राष्ट्रपति करता है। भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? अर्थात राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण पर्यवेक्षण कौन करता है?
संसद करता है। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कौन करता है? ये लोकसभा के सदस्यों द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कौन होता है? कमांडर, पहले भी मिल चुका है, राष्ट्रपति होता है। संसद के दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यह भी क्वेश्चन पहले मिल चुका है आपको। ओजोन परत कहाँ स्थित है? इसका आंसर है समताप मंडल में। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। यह पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? यह राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति। संसद किसके बिना काम नहीं कर सकता? संसद सदस्य के बिना काम नहीं कर सकता है। संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक कब बुलाई जाती है? ऐसे बिल और विचार उसे पारित करना दोनों सदस्यों में मतभेद हो। पहले भी क्वेश्चन मिल चुका है। कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? यह भी पहले क्वेश्चन मिल चुका है। महाभियोग लगाकर उस पर उसको हटाया जाता है। 115 क्वेश्चन है। अति प्रतिकारी गैस किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। तो साथियों, यह रहा 115 प्रश्न, जो कुछ हल्के भी थे, कुछ भारी भी थे। तो आप इसे नोट कर लीजिए। जो आपको नहीं आता है उसे नोट कर लीजिए। तो मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को अपने बेरोजगार दोस्तों, बेरोजगार साथियों, बेरोजगार संबंधियों को अवश्य शेयर कीजिए जो सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर और सरकारी नौकरी को अपने योग्यता के अनुसार पा सके तथा अपनी भी तैयारी सामान्य दिन के बताए गए क्वेश्चन के अनुसार भी कर सके। साथियों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल एजुकेशन टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने बेरोजगार दोस्तों, बेरोजगार भाई एवं बहनों एवं साथियों से भी अवश्य सब्सक्राइब कराइए, ताकि वे भी मेरे चैनल को देखकर सरकारी नौकरी पा सकें तथा अपनी तैयारी अच्छी से कर सकें। तो साथियों, आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर मेरे इस लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आप सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं तथा आपका मैं शुक्रगुजार व्यक्त करता हूं।